नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में, जहाँ पर हम कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स पिक करके लाते हैं, उनका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और आखिर में जानते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के दिए हुए टारगेट प्राइसेस। ब्रोकरेज हाउसेस जो टारगेट प्राइसेस देते हैं वो आने वाले 12 महीनों तक एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने फेवरेट स्टॉक्स भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं और हम कोशिश करते हैं उनमें से एक या दो स्टॉक्स हमारे हर एपिसोड में हम शामिल कर सकें। तो अगर इस बार भी आपके कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल इंडिया की। इसके चार्ट्स पर हम नज़र डालते हैं तो लाइफ टाइम में आपको 80% के अराउंड, 5 साल में 177% के अराउंड और साल भर में 125% के अराउंड रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। 11 नवंबर के करीब जो कंपनी है वो सेकंड क्वार्टर FY24 के रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो FY23 के फोर्थ क्वार्टर से FY24 के फर्स्ट क्वार्टर में बेहतर ग्रोथ है। नेट इनकम में साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। टोटल एसेट्स में इनकी अच्छी ग्रोथ है। टोटल लाइबिलिटीज़ में हल्की ग्रोथ है, लेकिन ऑलमोस्ट स्टेबल ही है इनकी लाइबिलिटीज़। कोल इंडिया लिमिटेड को FY25 में अपने टारगेट पूरे करने में मुश्किल हो सकती है। कंपनी ने FY25 के लिए 838 मिलियन टन और FY26 के लिए 905 मिलियन टन का टारगेट रखा है, लेकिन इसे हासिल करना थोड़ा सा चुनौती भरा लग रहा है। बचे हुए बाकी साल में कोल इंडिया को 15% की ग्रोथ चाहिए, लेकिन कैप्टिव माइन से बढ़ता प्रोडक्शन, हाई कोल इंपोर्ट्स और भारी बारिश इसको थोड़ा धीमा कर सकते हैं। कोल इंडिया की कमाई कोयले की कीमतों के स्टेबल रहने से थोड़ी सपोर्ट हो रही है और FY26 तक इसमें फिलहाल कोई इजाफा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कंपनी के खर्च भी फिलहाल काबू में हैं और क्योंकि एम्प्लॉयज़ की इनकी जो संख्या है वो भी कम हुई है तो उससे भी लागत थोड़ी स्टेबल रहेगी। कंपनी के लिए लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो एबिटा है उसमें 5% की ग्रोथ बनाई रखी जा सके। कोल इंडिया अगले 4 से 5 साल में हर साल 150 से 200 अरब रुपए खर्च करेगी, जिसमें से 40% जो है वो नॉन कोल प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलर पावर और गैसिफिकेशन पर लगाए जाएंगे। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा आपको आने वाले 4 से 5 साल में ही देखने के लिए मिलेगा। रिटर्न भी इनके कम हो सकते हैं। कंपनी FY25 और FY26 में 25 रुपए पर शेयर डिविडेंड की भी उम्मीद कर रही है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CIL पर लगभग 315.9 अरब रुपए का टैक्स का जो बोझ है वो आ सकता है, जिसमें से ज़्यादा हिस्सा ओडिशा सरकार का है। हालांकि क्योंकि कंपनी के जो ज़्यादातर सेल्स हैं वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हैं, तो इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 240 से 250 अरब रुपए कस्टमर्स से जुटाने में इनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इससे जो इसका जो असर है वो भी कम हो जाएगा। शेयर का करंट प्राइस 29 अगस्त 2024 तक है 521 रुपए के आसपास और टारगेट प्राइस ब्रोकरेज हाउस ने दिया है 567 रुपीज का। अब बजाज कंज्यूमर्स की बात करते हैं। इनके चार्ट्स पर नजर डालें तो लाइफ टाइम रिटर्न्स आपको 75% के अराउंड दिखेंगे। 5 ईयर रिटर्न्स आपको 4 से 5% ही दिखेंगे सिर्फ, और एक साल में 7% के अराउंड ही सिर्फ रिटर्न्स हैं। नेट इनकम और रेवेन्यू में लगातार आप पिछले 2 फाइनेंशियल से देखोगे तो आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। एसेट्स इनके ठीक हैं, लेकिन इनकी लायबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। बजाज कंज्यूमर के रेवेन्यू में 9% की जो है गिरावट आई है और ये पहुंच गया है 2.4 बिलियन रुपीज़ के आसपास। इनके होलसेल चैनल में वन टाइम इन्वेंट्री करेक्शन जो है वो इसका कारण बना है। कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स जैसे कि नारियल तेल और बादाम ड्रॉप्स स्किन और हेयर केयर में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। कच्चे माल की कीमतें स्टेबल रहने से मुनाफे में थोड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन एबिटा मार्जिन 15.5% तक गिर गया है। कंपनी को उम्मीद है कि ये मार्जिन 16 से 18% के बीच रहेगा। कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण पर काम कर रही है, जिसमें शहरों और गांवों में सीधी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट इनका सक्सेसफुल होता है तो ADHO की सेलिंग में अच्छा सुधार आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कंपनी ने कमाई के जो एक्सपेक्टेशंस हैं अब वो थोड़े से कम कर लिए हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए उम्मीदें इनकी बरकरार नजर आ रही हैं। यहाँ जो की रिस्क है वो है ADHO ब्रांड पर ज़्यादा डिपेंडेंसी और बढ़ती हुई कीमतें। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज़ हैं उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 320 रुपये का और शेयर का करंट प्राइस जो है वो 29 अगस्त 2024 तक है 263 रुपीज़, यानी कि 263 रुपये। अब बात करते हैं ग्रासिम की। इसके लाइफ टाइम में आप देखेंगे
5 साल में 250% के ऊपर रिटर्न्स हैं और साल भर में 48% के अराउंड आपको रिटर्न्स जो हैं शेयर देता हुआ नजर आएगा। टोटल रेवेन्यू कंपनी का ठीक है, लेकिन नेट इनकम FY24 के फर्स्ट क्वार्टर में कुछ कम रिपोर्ट हुई है। टोटल एसेट्स में भी इनके अच्छी ग्रोथ है और लायबिलिटीज इनकी स्टेबल है। FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में ग्रॉसिम का कुल रेवेन्यू 9% बढ़कर 33,861 करोड़ रुपए के करीब पहुंचा है और इस बढ़त का जो बड़ा कारण है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल्डिंग मटेरियल्स और सेल्यूलोसिक स्टेपल फाइबर बिजनेस का अच्छा परफॉर्म करना। आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि ग्रॉसिम की फाइनेंशियल सर्विस आर्म है, इसकी कमाई 25.3% बढ़कर 8,807 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो बढ़ते लोन्स और मार्केट में प्रेजेंस के कारण हुआ है। सेल्यूलोसिक स्टेपल फाइबर बिजनेस 5.7% बढ़कर 3,787 करोड़ हुआ है, जिसका कारण डोमेस्टिक डिमांड में सुधार और बेहतर प्राइसेस रहे हैं। इनके बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में भी 4.7% की अच्छी बढ़त देखी गई है, जो कि बढ़ती सीमेंट सेल्स और पेंट बिजनेस की कैपेसिटी में ग्रोथ के कारण हुआ है और सक्सेसफुल B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी एक इनका रीजन रहा है। हालांकि केमिकल बिजनेस में 3.7% की गिरावट आई है और ये 2066 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसका कारण है इनके विलायत जो प्लांट है उसका बंद होना। ग्रासिम का एबिटा 4.4% तक कम होकर के 4,760 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन भी बढ़ते खर्चों के कारण थोड़े कम हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 12% जो है उसकी कमी देखी गई है, 12% के अराउंड, और ये 2,268 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसका रीजन है फाइनेंस कॉस्ट में इजाफा होना। आदित्य बिरला के कुछ की अपडेट्स हम डिस्कस करते हैं तो इनका जो लेंडिंग पोर्टफोलियो है 37% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 20% की ग्रोथ हुई है। ग्रॉसिम ने FY25 के लिए 4,500 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान किया है, जिसमें से जो 3,000 करोड़ रुपए हैं वो नए बिजनेस ग्रोथ में लगाए जाएंगे। बिरला पिविट B2B प्लेटफॉर्म 200 से ज़्यादा शहरों में इस समय एक्सपैंड हो चुका है और इसका क्वार्टरली रन रेट जो है वो 550 करोड़ रुपए से ऊपर है। ग्रासिम को सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट से फायदा होने की काफ़ी उम्मीदें हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज और बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर्स में भी इनकी ग्रोथ जो है वो बनी रहेगी। तो इन्हीं सब पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस जियोजेट हैं उन्होंने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 3,058 रुपये और शेयर का करंट प्राइस है 29 अगस्त 2024 तक 2,666 रुपये के आसपास। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में HMCL का स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो है वो 15.7 बढ़कर 10,144 करोड़ हो गया है, जो कि पहली बार 10,000 करोड़ के ऊपर गया है। इस ग्रोथ का कारण 13.5% की बढ़त के साथ 15.35 लाख यूनिट्स की जो सेल्स हैं वो है। मोटरसाइकिल्स की जो सेल्स है वो भी 14.1% बढ़कर 14.41 लाख के अराउंड पहुंच गई है। स्कूटर्स की बिक्री में कितनी 4.7% की बढ़त देखी गई है और ये 94,200 के आसपास है। इनके नए एक्सट्रीम 125cc मॉडल और रूरल डिमांड में सुधार जो है उसने इस पूरी ग्रोथ में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बढ़िया प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट सेविंग्स के कारण इनका एबिटा 21% बढ़कर 1,460 करोड़ हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में 181 करोड़ खर्च करने से इनके मार्जिन पर असर पड़ा है। एबिटा मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर के 14.4% हुआ है और पेट भी 14% बढ़कर के 1,123 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इनके की अपडेट्स हम थोड़े से डिस्कस करते हैं तो एक्सट्रीम 125cc की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ी है ताकि जो बढ़ती हुई डिमांड है इसकी वो पूरी की जा सके। कंपनी FY25 में और भी नए मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स लॉन्च जो है वो प्लान कर रही है। डेस्टिनी और जूम जैसे नए स्कूटर मॉडल्स भी जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे। कंपनी को आने वाले समय में ग्रोथ की काफ़ी उम्मीदें हैं। पॉजिटिव कंज्यूमर सेंटिमेंट, अच्छे मानसून और त्योहारी सीजन के कारण यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी दिखाई देने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर स्टॉक जो है उसको भी ब्रोकरेज हाउस जियोजेट ने बाई की रेटिंग दी है और इनका जो नया टारगेट प्राइस है वो है 5,877 रुपये और शेयर का करंट प्राइस 29 अगस्त 2024 तक आपकी स्क्रीन पर। JSW इंफ्रा की बात करते हैं। अगले 6 सालों में यानी FY24 से FY30 तक 300 बिलियन INR जो है ये स्पेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनका एम है अपनी कुल कैपेसिटी को 170 मिलियन टन से 400 मिलियन टन तक ले जाना। JSW इंफ्रा पोर्ट एक्सपेंशन और लॉजिस्टिक्स में भी काम कर रहा है। कंपनी ने नवकार कॉर्पोरेशन में 70.37% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक डील भी साइन की है।
जिसकी कीमत जो है वो 4.1 बिलियन INR के आसपास है। इस डील को FY25 के थर्ड क्वार्टर तक पूरा किया जाएगा और इसके बाद 26% जो एक्स्ट्रा हिस्सेदारी है उसके लिए एक ओपन ऑफर आएगा। नवकार जो है वो लॉजिस्टिक्स की काफ़ी सारी सर्विसेज देता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और कंटेनर ट्रेन ऑपरेशंस। JSW इंफ्रा एक स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी खरीद रहा है जो JSW उत्कल स्टील से 17 बिलियन INR में खरीदा जाएगा। ये प्रोजेक्ट जटाधर पोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देगा और FY28 से रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन भी देना शुरू करेगा। कंपनी के पास 10 पोर्ट टर्मिनल कंसेशन हैं जो कि मेन इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े हुए हैं। हाल ही में JSW इंफ्रा ने कई नए प्रोजेक्ट्स पर जो है साइन भी किया है, जैसे कि एक ग्रीनफील्ड पोर्ट कर्नाटका में और लिक्विड बर्थ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर। JSW इंफ्रा का कस्टमर बेस भी बड़ा है। थर्ड पार्टी के कस्टमर्स के लिए हैंडल किए गए कार्गो की जो क्वांटिटी है वो FY21 में 11 मिलियन टन से FY24 में 43 मिलियन टन तक बढ़ गई है। कंपनी कैपेसिटी और सर्विसेज के जो एक्सपेंशन है उससे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है और FY24 से 26 के दौरान कंपनी के वॉल्यूम, रेवेन्यू, एबिटा और पेट में भी 15%, 22%, 26% और 28% की एनुअल ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। JSW इंफ्रा को ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस दिया है 390 रुपीज का और शेयर का करंट प्राइस 29 अगस्त 2024 तक आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। अपने पसंदीदा स्टॉक्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी शो में। तब तक के लिए मैं ऋतु शर्मा आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.